हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा का अगला लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास तक हमने जो है वो आप ये मानो कि स्टोइकोमेट्री वाला जो पार्ट था मोल कंसेप्ट का वो हमने पूरा कर लिया। रस समीकरण मिति वाला जो रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हमने जो पिछली क्लास तक क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम बात करेंगे, देखो इस चैप्टर में अब एक बाकी है सांद्रता इकाइयां, एक है रासायनिक संयोजन के नियम। तो आज हम सांद्रता इकाइयां पढ़ेंगे आज, और नेक्स्ट क्लास तक जो है वो ये सांद्रता इकाइयां पूरी होगी। फिर जो है हम रासायनिक संयोजन के नियम की तरफ बढ़ के चैप्टर को जो है क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो भैया जी देखो जरा कि स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली विलियन से, है ना। सबसे पहले हम विलियन से स्टार्ट करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, देखो जी कि सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं। चैप्टर जब शुरू किया था तो मैंने जो पदार्थ को क्लासिफाई किया था कि पदार्थ जो है वो दो तरीके के, एक तो शुद्ध पदार्थ होते हैं, एक मिश्रण होते हैं। शुद्ध पदार्थ वापस से दो तरीके के होते हैं, एक तो तत्व होते हैं, दूसरे यौगिक होते हैं। तत्व वो जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु, यौगिक वो जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु। ठीक है, फिर इसके बाद में जो दूसरा था वो क्या था, मिश्रण। तो मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को आप किसी भी अनुपात में मिला दो तो क्या बनता है, मिश्रण बनता है। ठीक है, मिश्रण दो तरीके का, एक समांगी एक विषमांगी। हम समांगी मिश्रण की बात करते हैं। जब भी हम विलयन की बात करेंगे ना तो वहां पर हम बात करेंगे किसकी, समांगी मिश्रण की। अब समांगी मिश्रण क्या होता है, तो भैया आप ये बोलते हो कि जैसे हमारे पास पानी है मान लो, है ना। तो पानी में जो है वो आपने चीनी मिला दी, मान लो पानी में जो है वो आपने नमक मिला दिया, है ना। और पानी में चीनी और नमक मिला दिया तो ये जो सॉल्यूशन बना है ना। अगर मान लो मैं इस सॉल्यूशन में से एक सैंपल में यहां से लूं, एक सैंपल मान लो थोड़ा सा नींबू और मिला दिया, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, चीनी नमक और नींबू मिला के मैंने शिकंजी बना दी मान लो यहां पर, है ना। तो अब आप ये समझो कि भाई अगर मैं इस सॉल्यूशन में से, ये जो सॉल्यूशन शिकंजी बनी है इसका एक सैंपल मैंने ड्रॉपर लिया, ड्रॉपर से एक सैंपल मैं यहां से लूं, एक सैंपल मैं यहां से लूं, मैंने इस सैंपल को टेस्ट किया, पहले थोड़ा सा टेस्ट करके मैंने इस सैंपल को टेस्ट किया। मैं दोनों सैंपल को टेस्ट करता हूं तो आप बताओ दोनों जगह से एक ही टेस्ट आएगा या अलग अलग टेस्ट आएगा। सीधी सी बात आपको होगी, सर दोनों जगह से एक ही टेस्ट आएगा, सेम टेस्ट आएगा। तो मेरे भाई अगर दोनों जगह से सेम टेस्ट आ रहा है तो आप ये समझो कि जो कंपोजिशन, जो संगठन इस सैंपल का, मान लो इस सैंपल में जो है मैं कहता हूँ 95% पानी है, मान लो इसमें जो वो 2% जो वो चीनी आ गई, मान लो इसमें जो है वो 1% नींबू है, 2% नमक है, ऐसा इसका कंपोजिशन है। तो जो कंपोजिशन, जो संगठन इस सैंपल का है, ठीक वही संगठन जो है वो दूसरे सैंपल का है। और ठीक यही संगठन पूरे आयतन का ये समान संगठन है। कहने का मतलब आप इसमें से यहां से सैंपल ले लो, यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से कोई सैंपल उठा लो, सबका रासायनिक संगठन कैसा है, एक समान है। तो भैया इसी को हम क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। यही समांगी मिश्रण होता है। तो विलयन को अगर डिफाइन करना हो तो विलयन हमेशा समांगी होता है। ध्यान रखना कि विलयन क्या है। तो आप ये विलयन में ये बोलोगे कि दो या दो से ज्यादा घटकों का जो समांगी मिश्रण होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी, विलयन बोलते हैं। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, है ना, कि दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, ठीक है, विलयन कहलाता है। चलो भैया ये तो हुई एक बात, विलयन कहलाता है। ठीक है, कि दो या दो से ज्यादा घटकों का जो समांगी मिश्रण है उसको हम क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं, है ना। अब आप समझो कि कोई भी सॉल्यूशन जो होता है ना, कोई भी सॉल्यूशन हो, किसी भी विलयन में दो घटक होते हैं। कोई भी विलयन होता है, ठीक है, सॉल्यूशन, इसके दो घटक होते हैं। एक तो होता है भैया जिसको हम बोलते हैं जी विलय, है ना, सॉल्यूट, और दूसरा होता है भैया जिसको हम बोलते हैं क्या, विलायक। ये सारी चीजें आपके सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी आती है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या, सॉल्वेंट। याद रखना कि ये सांद्रता इकाइयों वाला टॉपिक है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में तीन चार जगह, दो तीन जगह जो है वो कॉमन टॉपिक रहता है, दो तीन जगह आता है। कहाँ कहाँ आएगा, जैसे आप जो है इस चैप्टर में तो पढ़ते ही हो, इसके अलावा सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर आता है 12th क्लास में, वहाँ पर ये सांद्रता इकाइयाँ वापस आती है। इसके अलावा आप मोल कंसेप्ट पढ़ते हो, मोल कंसेप्ट में भी रेडॉक्स वाला जो चैप्टर है, सेकंड मोल, है ना, जिसको कई जगह मोल सेकंड भी बोलते हैं, तो रेडॉक्स वाला जो चैप्टर है वहाँ पर भी सांद्रता इकाइयाँ आती है। इसके अलावा आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हो तो वहाँ पर भी हमें मूलरता, नॉर्मलता, ये सारी चीज़ें काम में लेनी पड़ती है। तो ये टॉपिक जो है ना दो तीन जगह है पूरी एनसीईआरटी में, और इसको हम बार बार कई जगह अलग अलग जगह काम में लेते हैं। तो वापस से आते हैं, विलयन जो है इसमें दो घटक होते हैं, सबको पता है, विलय और विलायक, है ना।
हाँ तो देखो जरा कि अब विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, है ना। क्योंकि भाई कई बार सांद्रता इकाइयों में ये ही कंफ्यूजन रहता है कि भाई विलय कौन सा विलायक कौन सा, तो इसके कारण से सवाल गलत हो जाता है। जैसे हम आगे मोलरता में इसकी बात करेंगे, मोललता में देखो जरा कि विलय, विलय में हम सामान्यतः ये बोलते हैं कि जो विलय होता है ना, ये कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है। एक तो ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है। और विलय का मतलब होता है भैया जिसको घोला जाए, जिसको घोला जाए। तो जिसको हम डिसॉल्व करते हैं ना, जिसको घोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। और विलायक का मतलब, विलायक जो होता है ये अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में। तो विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है, और इसमें हम बोलते हैं कि भैया जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारे पास हम बोलेंगे कि विलय और विलायक, जिसमें घोला जाए वो विलायक, जिसको घोला जाए वो विलय। और विलायक जो क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। कई बार ऐसी भी कंडीशन आ जाती है दोनों बराबर बराबर होते हैं, है ना। तो भैया इसमें जैसे हम पानी और मान लो इसके अलावा पानी में हमने कुछ और मिला दिया, मान लो एथेनॉल मिला दिया और दोनों की मात्रा बराबर है, तो पानी सार्वत्रिक विलायक होता है, ये हमें पता ही है, ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन बहुत कम आती है। तो अब आप देखो जरा कि ये हमारे पास सॉल्यूशन। अब चलते हैं भैया सॉल्यूशन में विलयन की सांद्रता का मतलब क्या है। देखो जी कि भाई विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये वर्ड बहुत काम में आता है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। भैया जी देखो विलयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इस वर्ड का मतलब जो है वो क्या है। बहुत ही आसान सा सीधा सा काम है। देखो जी जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि मान लो हमारे पास 1 लीटर पानी है जी, है ना, कि ये क्या है, 1 लीटर वाटर पानी, ठीक है। और 1 लीटर पानी में मैंने 10 ग्राम जो है वो शुगर डिजोल्व कर रखी है, चीनी मिला रखी है। 1 लीटर पानी में 10 ग्राम चीनी मैंने मिला रखी है। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे कि 10 ग्राम चीनी को 1 लीटर पानी में मिलाया है, या फिर मैं कह दूं चीनी की मात्रा कितनी है जी, 10 ग्राम पर लीटर है ना। तो एक तरीके से यही सांद्रता है। सांद्रता का मतलब होता है कि भाई किसी भी, सांद्रता का मतलब ये होता है कि कोई भी अपने पास जो है वो विलयन है, तो किसी विलयन में, किसी विलायक की या किसी विलयन में किसी विलय की मात्रा बताने का जो तरीका है उसी को हम क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। कि मैंने आपको पूछा कि भाई चीनी की मात्रा कितनी है, तो आप कहोगे ना 10 ग्राम पर लीटर, तो ये जो 10 ग्राम पर लीटर आपने बताया है इसी को हम क्या बोलते हैं जी, सांद्रता बोलते हैं। तो सांद्रता का मतलब किसी भी विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा, है ना। तो इस मात्रा को प्रदर्शित करने का जो तरीका है उसी को हम क्या बोलेंगे, सांद्रता बोलेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि भाई किसी विलयन में, विलयन के आयतन के सापेक्ष, विलयन के आयतन के सापेक्ष, ठीक है, विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो विलय पदार्थ की जो मात्रा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विलय पदार्थ की मात्रा ही विलयन की सांद्रता कहलाती है। मात्रा ही विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हुई सांद्रता, ठीक है, कि भाई विलयन के सापेक्ष, की विलयन के आयतन के सापेक्ष कितनी मात्रा है उसी को हम क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। तो यानी कि अगर आपको सांद्रता को परिभाषित करना हो तो ऊपर तो हमारे पास आ जाएगी क्या, विलय पदार्थ की मात्रा। देखो हम जिसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे। जैसे सापेक्ष परमाणु भार है ना, हमने पहले भी बात करी है। जैसे सापेक्ष आवेश है, सापेक्ष द्रव्यमान है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। तो सापेक्ष का मतलब होता है दो चीजों की तुलना करना। जिसके साथ तुलना करते हैं उसको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। जिसकी तुलना करते हैं उसको ऊपर रखते हैं। तो यहां विलय की मात्रा की तुलना कर रहे हैं तो विलय पदार्थ की मात्रा तो ऊपर रहेगा, तो सांद्रता बराबर विलय की मात्रा। तो ये तो क्या ऊपर, और नीचे जो है वो हमारे पास क्या रहेगा भैया, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और जो आयतन है वो होना चाहिए किसमें, इन लीटर,
और मात्रा जो है वो किसमें, इन ग्राम। ये जो है ना ग्राम पर लीटर, इसको कई बार स्ट्रेंथ भी बोल दिया जाता है, ध्यान में रखना। इसी को कई बार जो है ना स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हैं, या इसको जो विलयन की सामर्थ्य भी बोल दिया जाता है। हालांकि जो इससे इतना ज़्यादा सवाल नहीं आता है। और भाई आप कभी भी किसी भी तरीके की सांद्रता इकाई में कोई भी कंफ्यूजन हो जाए कि यार ये कौन सी सांद्रता इकाई दे रखी है या कौन सी पूछ रखी है, यूनिट चेक कर लेना कि उसकी इकाई क्या है। इकाई से जो है वो एक हमें आइडिया मिल जाएगा कि ये वास्तव में क्या दे रखा है या क्या पूछ रखा है। तो ये तो है भैया विलयन की सांद्रता। अब भैया हम बात करेंगे, देखो हमने यहां पर एक वर्ड काम में लिया है और वो वर्ड क्या है, मात्रा, है ना। और मात्रा जैसे मोल कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, तो मात्रा का मतलब द्रव्यमान भी हो सकता है, मात्रा का मतलब मोलों की संख्या, कणों की संख्या भी हो सकता है, मात्रा का मतलब आयतन भी हो सकता है। तो इसी मात्रा के आधार पर हम सांद्रता को कितने अलग अलग तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जिन तरीकों से आप प्रदर्शित कर सकते हो उनको हम क्या बोलते हैं, सांद्रता इकाइयां बोलते हैं। तो अब जो टॉपिक है अपना यही है भैया, सांद्रता इकाइयां। देखिएगा हम सांद्रता को कितने अलग अलग तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो जिनसे आप प्रदर्शित कर सकते हो उनको हम क्या बोलते हैं, सांद्रता इकाइयां बोलते हैं। तो देखिएगा जरा कितनी सांद्रता इकाइयां अपने पास है, कि इस मात्रा को आप कितनी तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हो। तो भैया देखो जरा कि कितनी सांद्रता इकाइयां, बहुत ध्यान से देखिएगा कि भाई सबसे पहली जो सांद्रता इकाई है अपने पास, है ना, इसको हम बोलते हैं जी मोलरता। एक तो है मोलरता कि यार मात्रा को आप अगर मोल के पदों में प्रदर्शित कर दो तो उसको हम मोलरता बोलेंगे, मोलरिटी, है ना। और इसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी जो सांद्रता इकाई है वो है भैया नॉर्मलता, ठीक है, नॉर्मलता, नॉर्मलिटी। अब एक चीज मैं बता देता हूं भैया, नॉर्मलिटी के बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, वो रेडॉक्स में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इंग्लिश की क्लासें रेडॉक्स में पढ़ी है, हिंदी में अभी रेडॉक्स की क्लासें नहीं है, वो बाद में जो कभी अगर टाइम मिला तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन आप पढ़ लोगे। मुझे ये पता है कि अगर आप यहाँ रेगुलर है तो वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो क्लासें मैंने इसी तरीके से जो पहले रिकॉर्ड करी हुई है कि उसको हिंदी वाला देखे चाहे इंग्लिश वाला देखे, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो नॉर्मलिटी की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे अभी एक बार के लिए। तीसरा जो है वो है भैया मोललता, इंग्लिश में बोलते हैं मोललिटी, ठीक है, और इसको हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। चौथा जो है, चौथी सांद्रता इकाई वो है जी अपने पास मोल भिन्न, मोल भिन्न, इसको हम मोल फ्रैक्शन, या इसके कई नाम होते हैं वास्तव में, मोल भिन्न बोल दो, मोल अंश बोल दो, है ना, मोल प्रभाज बोल दो, कई नाम इसके होते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं जी मोल फ्रैक्शन, और इसको हम यहाँ इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। कई इसको एक्स बोल देते हैं, आप एक्स भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन काय होता है ना, काय। फिर इसके बाद में अगली जो सांद्रता इकाई है वो है जी प्रतिशतता, परसेंटेज। परसेंटेज वापस से जो कई अलग अलग तरीके की होती है, W/V परसेंटेज हो गई, फिर एक हो गई भैया W/W परसेंटेज हो गई, फिर एक हो गई भैया V/V परसेंटेज। तो कई अलग अलग तरीके की प्रतिशतताएं जो है वो होती है, हम सबका मतलब देखेंगे। फिर इसके बाद में भैया एक इसमें होती है जिसको हम बोलते हैं PPM, PPM हो गई, है ना। फिर जो वो एक है PPB, इनमें से केवल हम PPB या फिर PPT भी हो सकती है, PPB PPT कई अलग अलग तरीके की होती है। हम PPM की बात हम करेंगे क्योंकि बाकी सारी इसके जैसी है। यही एक और होती है जिसको हम फॉर्मलता भी बोलते हैं भैया। फॉर्मलता जो है ना उसकी बात हम यहां पर नहीं करेंगे। फॉर्मलता इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम फॉर्मेलिटी, अपने सिलेबस में है भी नहीं है ना, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। एक तो फॉर्मलता की बात नहीं करेंगे, एक हम यहाँ पर नॉर्मलता की बात भी नहीं करेंगे। ये दोनों चीजें, फॉर्मलता तो मैंने कहीं बताई भी नहीं है ना, क्योंकि ना तो काम में आती है, ना उससे सवाल आते हैं, और ना ही अपने सिलेबस में फॉर्मलता है, ठीक है। चलो जी, तो ये है भैया अपने पास सांद्रता इकाइयां, है ना। एक एक करके हम सारी बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात शुरू करता हूँ अपनी मोलरता से। सबसे पहली सांद्रता इकाई है मोलरता, ठीक है, मोलैरिटी। कैपिटल एम से मैं इसको क्या करूंगा जी, प्रदर्शित करूंगा, मोलरता, मोलैरिटी। देखो सिंपल सा सीधा सा आसान सा काम है मोलरता का। क्या होती है मोलरता, अगर आपको डिफाइन करनी हो, है ना, तो आपको डेफिनेशन आपने जरूर कभी ना कभी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं बता रहा हूं कि 1 लीटर विलियन में, है ना, कि आपको क्या बताना होता है, विलियन के आयतन के सापेक्ष विलय की मात्रा बतानी होती है, यही होता है। तो 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या, उसको क्या बोलते हैं, हम मोलरता बोलते हैं। कि 1 लीटर विलियन में विलय के जितने मोल है
वही मोलरता है। 1 लीटर में अगर विलय के 50 मोल है तो मोलरता 50, 1 लीटर में 2 मोल है तो मोलरता 2, 1 लीटर में 10 मोल है तो मोलरता कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं भैया? मोलरता बोलते हैं, है ना। जैसे पहले मैं इसको लिख देता हूं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं, मोलरता कहलाती है। ठीक है, कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं जी? मोलरता बोलते हैं। क्लियर है बात? अब देखना, चलो ये तो हुई एक बात, है ना, कि भाई 1 लीटर कोई भी सॉल्यूशन है, 1 लीटर में अगर 5 मोल है तो मोलरता 5, एक में 50 मोल है तो मोलरता 50, एक में 2 मोल है मोलरता 2, एक में 4 मोल है मोलरता 4। ये ध्यान में रखना, आप मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मोलरता का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम क्या करेंगे कि एक सांद्रता इकाई को जब दूसरी सांद्रता इकाई में कन्वर्ट करना सीखेंगे तो भाई ये मतलब जो है ना कि भाई डेफिनेशन या जो मीनिंग है ये काम में आएगा। इसी से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो जरा कि ये तो आपने डेफिनेशन लिख दी। अब मान लो, है ना, कि मान लो V लीटर विलयन है ना, तो मैं इसको यूं लिखता हूं कि यदि V लीटर विलयन में, कोई V लीटर विलयन है, मान लो विलयन में विलय के n मोल उपस्थित है। ठीक है जी, उपस्थित है कि V लीटर सॉल्यूशन है कोई, और V लीटर सॉल्यूशन में विलय के मोल कितने? n। V लीटर में कितने हैं? n है। तो V लीटर में n मोल है तो 1 लीटर में कितने होंगे? 1 लीटर में हो जाएंगे कितने? n/v। और 1 लीटर में जितने मोल होते हैं, अभी मैंने क्या कहा, 1 लीटर में अगर 5 मोल है तो मोलरता 5, 1 लीटर में 2 मोल है तो मोलरता 2, 1 लीटर में 3 मोल है तो मोलरता 3। तो 1 लीटर में जितने होते हैं उसी को हम मोलरता बोलते हैं। तो 1 लीटर में जितने हैं n/v, यही क्या है जी? यही मोलरता है। ये लो जी, मोलरता का मेरे पास फॉर्मूला आ गया। क्या है? मोलरता बराबर, ऊपर तो देखो क्या है, ऊपर तो है विलय के मोल, तो ऊपर तो आ गए विलय के मोल, जिसको मैंने किससे प्रदर्शित कर रखा है? n से प्रदर्शित कर रखा है। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा जी विलयन का आयतन। तो नीचे आ गया विलयन का आयतन, और विलयन का जो आयतन है इसको जो है वो हमने लीटर में ले रखा है। ध्यान रखना, मोलरता तभी परिभाषित होती है जब विलयन का आयतन किस में हो? लीटर में हो। क्लियर है बात? चलो, ये हुआ एक बात, है ना, कि नीचे विलयन का आयतन, ऊपर विलय के मोल, मोलरता निकल के आ गई मेरे पास। ठीक है भैया, अब आप देखो कि इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, है ना, कि अभी हमने जस्ट मोल की कैलकुलेशन करी है ना, तो मोल निकालने के वैसे तो अलग अलग तरीके होते हैं कि दी गई कणों की संख्या डिवाइड बाय NA, या फिर जो मोल निकालने का तरीका दिया गया भार बट्टे अणुभार। इनमें से सबसे जनरल वाला दिया गया भार बट्टे अणुभार, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर जो विलय होगा ना वो यौगिक के रूप में होगा, और यौगिक के लिए हम अणुभार की बात करते ही हैं। तो भैया मोलरता निकालने का तरीका क्या दिया गया? भार बट्टे अणुभार। मोल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, n को मैंने ऐसे लिख दिया, इनटू आयतन V लीटर। ये लो जी, ये हमारे पास मोलरता का एक फॉर्मूला आ गया। किसी ने कहा कि सर ml में अगर आयतन हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ml में आयतन है तो तू ml में ले ले, VML कर दे, लेकिन भैया ऊपर 1000 लगा देना, क्योंकि ऊपर 1000 लगाने का मतलब है आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? लीटर में कन्वर्ट कर दिया है। और 1000 लगाना ही लगाना है, क्योंकि मोलरता केवल तभी डिफाइन होती है जब आयतन लीटर में हो। तो ऊपर 1000 लगा के आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है जी? एक तरीके से लीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अगर मैं बात करूं यूनिट की, है ना, इकाई की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर मोल है नीचे आयतन है लीटर में, तो इसकी यूनिट जो होती है जी वो होती है मोल पर लीटर, और इसी को हम मोलर बोलते हैं, है ना, और इसी को हम कैपिटल N से भी प्रदर्शित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, मोलरता की इकाई, है ना, मोल पर लीटर होती है। चलो, ये तो हुई बात मोलरता की डेफिनेशन, फॉर्मूले की, है ना। अब बात करते हैं कि सवाल कैसे आएगा, लेकिन उससे पहले मैं वापस से बता देता हूं डेफिनेशन। जितनी भी सांद्रता इकाइयां हम पढ़ रहे हैं सबकी डेफिनेशन बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, सबकी डेफिनेशन ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि आगे जब हम एक सांद्रता इकाई को दूसरी सांद्रता इकाई में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये डेफिनेशन ही काम में आएगी। डेफिनेशन, इस मतलब से ही हम जो है वो आगे इसको सवाल को सॉल्व करेंगे।
तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन अगर पूछता है तो मेरे भाई क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे सबसे सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन से मैं जो हूँ अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। आप ये याद रखना, एक चीज मैं अभी और बता देता हूँ कि जब भी किसी भी सांद्रता इकाई से संबंधित कैसा भी प्रश्न आए, आपको अगर सवाल को सॉल्व करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले जो चीज दे रखी है उसका मतलब लिखोगे, है ना। कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी सवाल आए, सबसे पहले जो दे रखी है उसका मतलब लिखोगे, और जो चीज पूछ रखी है ना, उसका एक तरीके से जो है वो फॉर्मूला लिखोगे, है ना। तो आपको मतलब और फॉर्मूला जो है ये दोनों आने चाहिए। फिलहाल जो है मैं आपको इस तरीके के सवाल करवाऊंगा जिनमें आपको फॉर्मूला तो लिखना, फॉर्मूला लिख के फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्योंकि भाई देखो, कई बार हमारे पास कंडीशन ये आती है ना कि सर फॉर्मूला तो आता है लेकिन वो सवाल सोल्व नहीं आता, उसमें वैल्यू जो है वो रखनी नहीं आती, फॉर्मूले को अप्लाई करना कैसे करें ये नहीं आता है। तो भाई कारण यही है कि प्रैक्टिस की कमी है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, उसको पढ़ो, क्लास ध्यान से देखो, उसके बाद में जो आप प्रैक्टिस करें। तो भैया देखो जरा कि क्वेश्चन ऐसा है, 200 ml विलियन में यूरिया के 3 गुणा 10 की घात 23 अणु उपस्थित है। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह है कंडीशन कि भाई 200 ml विलियन में यूरिया के 3 गुणा 10 की घात 23 अणु उपस्थित है। तो विलियन की जो है वो आपको क्या ज्ञात करनी है, एक तरीके से मोलरता ज्ञात करनी है। सिंपल सा आसान सा काम है। कैसे आप ज्ञात करोगे, तो सबसे पहला देखो, मोलरता बराबर विलय के मोल डिवाइड बाय विलियन का आयतन, ये लीटर में होना चाहिए। तो मोलरता, मोल निकालने का तरीका कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा सामान्यतः मोल निकालने का तरीका दिया गया भार बट्टे अणुभार। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, सर भार तो दिया नहीं दिया तो भाई दूसरे तरीके से ज्ञात कर दे। मोल निकालना तो हमें अब आता ही है ना। तो मोल निकालने का तरीका, यहां दी गई कणों की संख्या डिवाइड बाय क्या, Na। तो 6 गुणा 10 की घात 23, मोल आ गया 1/2। तो विलय के मोल 1/2, विलियन का आयतन लीटर में 200 ml है ना, तो ऊपर कितना लगा दूं, 1000 लगा दूं, है ना। खत्म, बात कैंसिल हो गया। तो मोलरता जो है कितने आ गई, 2.5 m। ये है जी सिंपल सा काम, मोलरता निकालने का पहला तरीका। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी, है ना। फिर देखो जरा और क्वेश्चन कैसे आएगा, सिंपल सा काम है। एक और सवाल मैंने दे दिया आपको यहाँ पर। ग्लूकोज के, जैसे क्वेश्चन ये है, ग्लूकोज के 1200 ml विलियन में ग्लूकोज का 120 ग्राम उपस्थित है। तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भैया ये कंडीशन है, विलियन की क्या ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। देखिएगा कि हमारे पास सबसे पहला काम है मोल ज्ञात करना। तो आप देखो, या तो ऐसे कर लो या फिर आप इसको जो है सवाल को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि भाई कंडीशन जो है वो ये है, कंडीशन ये है कि मोलरता बराबर दिया गया भार बटे अणुभार, और आयतन अगर ml में हो तो ऊपर कितना लगा दो, 1000 लगा दो। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, सिंपल सा काम है। भार कितना भार दिया है भैया आपको, 120 ग्राम दिया है, ऊपर क्या आएगा, 1000 आएगा। अणुभार कितना है, तो ग्लूकोज का कितना होता है, 180 होता है, और नीचे कितना आया, 1200 आया। ये कैंसिल हुआ 10 बार, ये जो है वो अपने पास 18 से जाएगा कितना, 55.5, और नीचे 10 और है, तो भैया 10 और है तो ये आ जाएगा 0.55 और ये 5 मोलर। यही अपना क्या है, आंसर है। सिंपल सा काम है कि फॉर्मूला आपको सबसे पहले लिखना है। किसी भी सांद्रता इकाई से संबंधित कोई भी कैसा भी प्रश्न आए तो मेरा पहला काम होगा फॉर्मूला लिखना। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो जरा इसी टॉपिक पर, इसी को मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और अपग्रेड करता हूं, एक लेवल और हम आगे जाते हैं। क्वेश्चन देखना जरा कैसा आ सकता है। यदि, ठीक है, आपको ये दे दिया 80 ग्राम NaOH को, ठीक है,
आपको बोल दिया कि भैया 200 ग्राम जल में मिलाकर बनाए गए विलयन का घनत्व 0.9 ग्राम पर ml प्राप्त हुआ तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, है ना। तो एक ये सवाल है अपने पास, विलयन की मोलरता आपको क्या करनी है जी, ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो सिंपल सा आसान सा काम है, वही काम करना। 80 ग्राम NaOH को 200 ग्राम जल में मिलाकर बनाया गया विलयन है कोई, है ना। तो भैया मोलरता, मैंने कहा सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, दिया गया भार बट्टे अणुभार, नीचे विलयन का आयतन अगर ml में है तो ऊपर कितना लगा दूं, 1000 लगा दूं। सबसे पहला काम क्या है, आपको फॉर्मूला लिखना है। चलो फॉर्मूला हमने लिख दिया। तो फॉर्मूला के बाद में दूसरा काम, अब देखो आप क्वेश्चन में सर्च करो कि क्या क्या आपके पास है और आपको क्या ज्ञात करना है। तो भैया क्या क्या है क्वेश्चन में मेरे पास, तो दिया गया भार कितना है 80, ऊपर आएगा कितना 1000, अणुभार यूरिया का कितना 40 होता है। अब मुझे बताओ क्या विलयन का आयतन आपको दिया है, क्या विलयन का आयतन नहीं दिया है, आपको तो जल का भार दिया है 200 ग्राम और घनत्व दिया है। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको विलयन के आयतन का जुगाड़ करना पड़ेगा। याद रखिएगा कि भाई पहला काम आपका होना चाहिए, आपको जो चीज पूछी है उसका फॉर्मूला लिखना है। और फॉर्मूला लिख दिया तो चेक करो अब कि इस फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यूज मेरे पास है और कौन सी वैल्यू का मुझे जुगाड़ करना है। और जो चीज जुगाड़ करनी है ना, उसके जुगाड़ का सामान आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। तो भैया देखो जरा कि आपको क्या चीज गिवन है ना, आपको डेंसिटी गिवन है और हमें पता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम निकालना है तो पहले मुझे घनत्व की जरूरत है और द्रव्यमान की जरूरत है। घनत्व तो दिया है क्वेश्चन में, द्रव्यमान देखो। तो भैया मास ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का भार कैसे निकालूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट विलय का भार प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, ऐसे ज्ञात करूंगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट का भार तो कितना है 80 है और विलायक का भार कितना है 200 है। तो टोटल कितना आ जाएगा 280। यहां से जो है मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं ज्ञात करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये निकालने का तरीका दिया गया भार बट्टे घनत्व, घनत्व कितना है जी 0.9, ऐसा ही होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वॉल्यूम आ गया कितना अपने पास 400 ml। ध्यान रखो घनत्व ग्राम पर ml में था, कई बार इस ml की जगह जो है वो ग्राम पर cc लिखा होता है। तो 1 ml और 1 cc, cc का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, दोनों बराबर ही होती है। ये अभी मैं लिखवा भी दूंगा आपको। तो भैया 400 ml आ गया, यहाँ पर नीचे मैं रख देता हूँ कितना 400, बाकी सारी चीजें तो जो हो क्या हो रही है, कैंसिल हो ही रही है। तो ये मोलरता आ गई कितनी 5, यही अपना क्या है आंसर है। तो हो सकता है भैया क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दे दे कि क्वेश्चन जो है ना वो आपको इस फॉर्मेट में डेंसिटी के पदों में मोलरता, मतलब डेंसिटी देकर मोलरता आपसे पूछ ले। एक और जो हो इससे हम रिलेटेड सवाल करते हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, सारी संभावनाओं से जितनी भी संभावनाएं बनती है सारी हम यहाँ पर करेंगे। 0.2 मोलर HCl के 20 ml विलयन में H+ आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल ये है, अब ये मोलरता का ही क्वेश्चन है ना, कि 0.2 मोलर HCl है और इसका कितना दिया है 20 ml दिया है और उसमें आपको क्या ज्ञात करना है जी H+ आयनों की संख्या ज्ञात करनी है। सिंपल सा आसान सा काम है। मैंने कहा किसी भी सांद्रता इकाई से सॉरी थोड़ी जुकाम लग गई है यार, है ना। तो किसी भी सांद्रता इकाई से संबंधित, हाँ तो देखो जरा कि भाई किसी भी सांद्रता इकाई से संबंधित कोई भी प्रश्न दे तो मैंने आपको बता रखा है सबसे पहला काम उसका फॉर्मूला लिखो। तो मोलरता बराबर क्या, विलय के मोल, है ना, नीचे आ जाएगा विलयन का आयतन, और आयतन लीटर में नहीं है ml में है तो ऊपर 1000 लगा। तो ये आपको H+ आयनों की संख्या ज्ञात करनी है ना। तो जब कई संख्या पूछे तो आप क्या करते हो, मोल ज्ञात करते हो।
और मोल अगर आ गया तो भैया Na से गुणा कर दोगे तो संख्या आ जाएगी। तो मोलरता दे रखी है 0.2, मैं H प्लस के मोल ज्ञात कर लेता हूँ, ऊपर 1000 और आयतन आपको दे रखा है कितना 20 ml में आपको ये चीज़ ज्ञात करनी है। ये कैंसिल हुआ कितना 50, तो मेरे पास H प्लस के मोल आ गए भैया 0.2 डिवाइड बाई कितना, ये हो गया का। ठीक है, तो अब H प्लस आयनों की संख्या, तो H प्लस आयनों की संख्या, तो संख्या निकालने के लिए बस खत्म बात। इसको जो है 0.2 या इसको जो मैं कितना कर सकता हूँ 1/250 और ये Na है ना, तो ये आ गया H प्लस आयनों की संख्या। सिंपल सा काम है, यही अपना क्या है जी आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एक तो मोलरता पर सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब इसी में जो है ना एक छोटा सा मोलरता में एक कंसेप्ट हम पढ़ लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। कंसेप्ट है भैया डाइल्यूशन का, याद रखिए, केस ऑफ डाइल्यूशन, केस ऑफ डाइल्यूशन है ना, या कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। ठीक है, और हिंदी में अगर मैं बोलूं तो डाइल्यूशन का मतलब तनुकरण है ना, और कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, सांद्रण। तो तनुकरण या सांद्रण का केस है ना, का केस, आप इसको यूं मान लो कि भैया तनुकरण का मतलब आपने जो ये पढ़ा होगा, देखो किसी भी चीज को तनु करने का मतलब क्या होता है, कि किसी भी चीज को तनु करना यानी कि उसमें क्या ऐड करना, पानी मिलाना। तनु करने का मतलब पानी मिला के उसको पतला कर दो। और किसी चीज को सांद्र करना, सांद्र करने का मतलब आप उसमें या तो विलय मिला के उसको सांद्र कर दो, मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें चीनी और पानी है ना, तो या तो चीनी और मिला दो तो सांद्र हो जाएगा, या दूसरा उसमें से पानी हटा दो तो भी सांद्र, दोनों ही केस में जो है सांद्र हो जाएगा। और तनु करने का मतलब है आप या तो उसमें से विलय हटा दो या फिर उसमें विलायक मिला दो। हम यहाँ पर जनरली जो बात करते हैं तनु करते हैं या सांद्र करने की, तो उसमें हम विलायक की मात्रा को बदलते हैं। आप पानी मिला दो तो तनुकरण हो गया, पानी हटा दो तो सांद्रण हो गया। दोनों में एक ही केस लागू होगा, दोनों में सेम कंडीशन लगेगी। और कंडीशन क्या है समझिएगा, मान लो 1 लीटर पानी है और 1 लीटर पानी है, इसमें जो है मान लो 10 ग्राम चीनी मैंने घोली हुई है, मैंने जो है इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो टोटल पानी का आयतन हो गया कितना, 2 लीटर। मुझे बताओ कि पानी का आयतन आपने 2 लीटर कर दिया या सॉल्यूशन का आयतन आपने 2 लीटर कर दिया, मान लो पानी मिला के, तो सॉल्यूशन का आयतन 2 लीटर करने पर क्या चीनी की मात्रा 10 से 20 ग्राम होगी क्या? चीनी तो उतनी रहेगी। कि भाई आपके पास 1 लीटर विलियन था, आपने 2 लीटर कर दिया, पानी मिला दिया, तो क्या चीनी जो है वो 10 से 20 थोड़ी ना हो जाएगी, चीनी तो उतनी रहेगी, 10 थी अभी भी 10 है। या फिर भैया मैंने 1 लीटर को गर्म करके और इसका आयतन जो है वो आधा लीटर कर दिया, तो आधा लीटर करने पर क्या चीनी की मात्रा 5 ग्राम हो गई क्या? नहीं हुई ना। तो भैया कंडीशन ऐसी है कि यहां हम ये मान के चलेंगे, आप चाहे विलयन को तनु करो चाहे विलयन को सांद्र करो, दोनों ही परिस्थितियों में जो विलय है उसका अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां पर भैया कंडीशन ऐसी है कि तनुकरण या सांद्रण के दौरान विलय की मात्रा क्या रहेगी जी, नियत रहेगी, है ना। ये कंडीशन है कि भाई दोनों ही केस में विलय की मात्रा क्या रहेगी, नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अब आप ये समझो कि भैया मान लो ये एक सॉल्यूशन है मेरे पास, अभी मोलरता कितनी है m1, और अभी जो है वो मोलरता है भैया अपने पास कितनी m1, और अभी इसका आयतन है v1। आपने कहा कि भैया मोलरता बराबर विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, तो अगर मैं मोल निकालूं, विलय के मोल n निकालूं, तो ये क्या आ जाएगा, मोलरता गुणा आयतन, है ना। ये तो मोल है, कई बार मिलीमोल भी हमें ज्ञात करने होते हैं, तो मिलीमोल ज्ञात करने के लिए वॉल्यूम ml में रख दो, ये हम आगे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर मैं विलय के मोल निकालूं, मान लो, तो मोल निकालने का तरीका, मान लो अभी मोल जो है वो कितने हैं, n1 है, कितना m1 v1, ये मोल आ गए, है ना। अब इसमें तनु कर दो, इसको याद रखना, तनुकरण या आपने कर दिया सांद्रण, कुछ भी कर दो, ठीक है। तो भैया इस केस में मोलरता क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, मान लो, है ना, मोलरता बदल गई, m2 हो गई, वॉल्यूम बदल गया, कितना, v2 हो गया। तो अब अगर मैं मोल ज्ञात करूं तो मोल आ गए कितने, m2 v2, और हमें पता है कि भैया विलय की मात्रा नियत रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि n फाइनल बराबर n इनिशियल रहेगा। तो फाइनल मोल n2 है, इनिशियल मोल n1 है, तो मैं बोलूंगा n1 बराबर n2 रहेगा। तो बस जो चीज़ याद रखनी है, आपने याद भी कर रखी होगी, लेकिन वो चीज़ कैसे आती है, वो ऐसे आती है ना, कि भाई तनुकरण या सांद्रण का केस जब भी लागू हो तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। और फॉर्मूला बहुत ही सीधा सा, आसान सा, सिंपल सा है, और वो क्या है, m1 v1 बराबर n2 v2। जिस भी प्रश्न में, जिस भी सवाल में, जिस भी क्वेश्चन में
आपको जो है वो पानी मिलाने की बात दे रखी है या पानी हटाने की बात दे रखी है, जिस भी क्वेश्चन में जो है पानी मिलाने की बात कर रहा है या पानी हटाने की बात कर रहा है, उसमें आपको यह ध्यान में रखना है, ये कंसेप्ट लगाना है जी, m1v1 बराबर m2v2 का कंसेप्ट आपको लगाना है। बहुत ही आसान सा सिंपल सा काम है ना। अब देखना यहीं पर कई बार क्या है ना कि फॉर्मूला तो आता है और अप्लाई करना भी आता है, लेकिन भाई वही कि गड़बड़ हो जाती है यूनिट में। तो एक छोटा सा कन्वर्जन है जो कि याद रखना है, ध्यान में रखना है, और कन्वर्जन जो है वो ये है, कुछ प्रीफिक्स है जिनका मतलब आपको ध्यान में रखना है। जैसे कई बार लिखा आता है भैया डेसी, ठीक है, तो डेसी जो प्रीफिक्स होता है तो इसका मतलब है 1/10, है ना। जैसे कहीं पर लिख दिया डेसी मोलर, डेसी नॉर्मल, तो डेसी का मतलब होता है 1/10। कहीं पर लिखा आता है भैया सेंटी, तो सेंटी का मतलब होता है 1/100। कहीं पर जो है वो लिखा आता है मिली, तो मिली का मतलब होता है भैया 1/1000 या 10⁻³ कहीं पर लिखा होता है सेमी, तो सेमी का मतलब होता है 1/2। कहीं पर जैसे लिखा था किलो, तो किलो का मतलब होता है 1000। इसको केवल के से भी प्रदर्शित करते हैं, केवल के से भी दर्शाते हैं। जैसे आप इंस्टा फेसबुक पर देखते हो 1.1 के लाइक्स, तो ये के जो है वो इसका मतलब होता है 1000, 1000। और वो बोलते हैं कि यार लाइक्स भी किलो के भाव मिलते हैं क्या, तो बिल्कुल किलो के भाव मिलते हैं। के का मतलब क्या होता है किलो, है ना। तो ये तो हुई एक दो बात कि भाई प्रीफिक्स ये कई बार जो आते हैं। दूसरा वॉल्यूम के बारे में आपको ध्यान में रखना, आयतन का कन्वर्जन। तो वॉल्यूम का कन्वर्जन ये है कि भाई 1 लीटर, ये आपने बचपन से पढ़ा रखा है, 1000 ml के बराबर होता ही है। फिर भैया जी देखो जरा, 1 ml बोल दो चाहे 1 cc, cc का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सेंटी, तीनों चीजें बराबर होती है। मैंने अभी कहा था ना कि जैसे घनत्व लिखा हुआ है 0.9 ग्राम पर ml, तो ये भी आ सकता है 0.9 ग्राम पर cc। तो 1 ml और 1 cc दोनों क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। फिर इसके बाद में ध्यान में रखना कि भैया 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब, दोनों चीजें बराबर है। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होते हैं। फिर भैया ध्यान में रखना कि 1 मीटर क्यूब जो है ना वो 1000 लीटर के बराबर होता है। ये हमारे पास कुछ वॉल्यूम के लिए, कुछ आयतन के लिए कुछ कन्वर्जन्स है जो कि कई बार सवाल में जो है वो आपको दे देता है, और अगर ये कन्वर्जन गलत हो गया तो आंसर तो गलत आना ही है। तो इसलिए ये चीज जरूरी है। तो ये है भैया केस ऑफ डाइल्यूशन। क्या याद रखोगे, एक ही चीज याद रखोगे, वो है m1v1 बराबर m2v2। डाइल्यूशन के केस में केवल इतना याद रखना है, ठीक है जी। अब देखो जरा इस पर हम आते हैं क्वेश्चन पर, कि क्वेश्चन जो हो अगर आपको पूछेगा तो कैसे पूछेगा। सवाल बहुत ही आसान सा है भैया, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, है ना। जहां कहीं पानी मिलाने पानी हटाने की बात हो रही हो, m1v1 बराबर m2v2 मेरे भाई लगाना ही लगाना है। तो देखना जरा कि यदि, या फिर ऐसा है क्वेश्चन कि 2 सेंटीमोलर 200 ml यूरिया के जलीय विलयन में कितना पानी मिलाएं या कितना पानी हटाएं, कितना पानी हटाएं ताकि इसकी मोलरता 4 मिलीमोलर हो जाए, है ना। ये सवाल है। वीडियो को पॉज करो, पहले आप आंसर बताओ, गलत मत करना, फिर जो है वो वीडियो आप देखो। हाँ भाई, कितना आया आंसर, अपना आंसर मैच करो जरा, कि भाई पानी मिलाने या पानी हटाने की बात कर रहा है ना। तो वही हम तो सबसे पहले क्या कंसेप्ट लगाएंगे जी, m1v1 बराबर m2v2, ये कंसेप्ट हम लगाएंगे। तो m1 2 सेंटीमोलर, तो 2 सेंटी का मतलब कितना हो गया 1/100, है ना। और 200 ml, तो प्रारंभिक आयतन कितना है 200। नई मोलरता जो है कितनी है, नई मोलरता जो है वो 4 मिली मोलर, तो 4 मिली का मतलब हो गया 1000, है ना। नया आयतन में ज्ञात कर लेता हूँ, V2 ज्ञात कर लेता हूँ, चेक करते हैं क्या आता है, फिर देखेंगे। ये कैंसिल हुआ भैया जी, है ना, और ये 4 से ये 4 ये कैंसिल हुआ, तो ये कितना आया, V2 आ गया भैया कितना 500 ml। अब अगर आपका आंसर 500 ml है तो आप गलत हो, क्योंकि आंसर जो है 500 ml नहीं है। आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विलियन था कितना पानी मिलाए या कितना पानी हटाए, है ना, कि इसमें कितना पानी मिलाऊं या हटाऊं। तो नया आयतन 500 हो गया, तो आप सोचो पहले 200 था, अब नया आयतन कितना हो गया 500 हो गया, तो 200 से 500 कैसे हुआ होगा,
पानी ऐड किया है, कितना पानी मिलाया है, 300 ml मिलाया होगा। तो मैं बोलूंगा भैया मिलाया गया पानी, तो मिलाया गया पानी, है ना, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 माइनस 200, तो 300 ml पानी आपने, ये आंसर है, आंसर 300 ml वाला टिक करके आओगे, है ना, कि कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है कि भाई 500 आया, 500 पहले ऑप्शन में था, कर भी दिया, और करके जो राजी और हो गए कि अरे वाह एक क्वेश्चन सही, सही नहीं है, गलत है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, सिली मिस्टेक, इसी को सिली मिस्टेक बोलते हैं ना, तो ये चीजें मत किया करो। चलो जी, है ना, तो पानी मिलाने, जब भी कहीं पर डाइल्यूशन की बात आएगी, तनुकरण की बात आएगी, तो हम जो हो यही काम करेंगे। तनुकरण में जो है ना, कई बार जैसे ज्यादातर केस में तो हम पानी मिला के या पानी हटा के ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, पानी मिला के हटा के ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी ज्यादातर सवालों में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिनमें पानी मिलाने या पानी हटाने की बात कर रहा है। कई बार जो है ना, विलय की मात्रा चेंज करके भी तनुकरण या सांद्रता से संबंधित सवाल पूछ लेता है। जैसे हमने कहा कि तनुकरण में विलय की मात्रा जो क्या रहती है, नियत रहती है, विलय की मात्रा नियत रहेगी, लेकिन कई सवाल ऐसे आते हैं जिनमें विलय की मात्रा को ना बदलते हुए या विलय की मात्रा को बदलते हुए आपको जो सवाल पूछ लेता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन ये है 0.2 मोलर 200 ml ग्लूकोज के जलीय विलयन में, ठीक है, या के जलीय विलयन की मोलरता 0.05 करने के लिए जल की मात्रा, है ना, या फिर इसको ऐसे कर दे तो करने के लिए ग्लूकोज का, या करने के लिए विलियन में से, है ना, लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए, विलियन में से ग्लूकोज की कितनी मात्रा हटानी पड़ेगी, ठीक है, और यदि इस दौरान विलयन का आयतन, जो विलयन का आयतन है ना, वो क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, ठीक है जी, ये कंडीशन है कि विलयन का आयतन जो इस दौरान क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, वॉल्यूम चेंज ना हो, ठीक है। तो सवाल तो वही है कि यार m1 v1 बराबर m2 v2 करना है। अब मोलरता जो है ये m1 ये m2, और भैया विलयन की मात्रा जो है वो क्या है, मतलब एक तरीके से विलयन का आयतन अपरिवर्तित रहे, कहने का मतलब अब आप देखो जरा कि आयतन जो है वो अपरिवर्तित है, m1 v1 लगाओगे तो चीजें कैंसिल हो जाएगी, उसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपने जो यहां पर क्या किया, आपने जो ग्लूकोज की मात्रा को बदल दिया। तो आप देखो पहले m1 दे रखा है ना, या मोलरता बराबर क्या है, m1 बराबर n1, और आयतन सेम है, इस बार मोलरता बराबर विलय के मोल बटे आयतन ये होता है, और इस बार आयतन अगर सेम है तो मैं मोलरता m1 बराबर बोलूंगा n1 डिवाइड बाय v, और m2 बराबर मैं बोलूंगा n2 डिवाइड बाय v। इस बार आयतन के बदलने के कारण मोलरता नहीं बदल रही है, इस बार मोल बदलने के कारण मोलरता बदल रही है। तो अगर ऐसा होता है तो आप देखो प्रारंभिक मोल m1 इंटू v, तो m1 कितना है 0.2 गुणा 200। अब ये देखो जरा ध्यान से, अगर यहाँ ml में लेते हो तो ये मोल नहीं है, ये मिली मोल है, और मोल में बदलना है तो इसको जो डिवाइड करना पड़ेगा आपको कितने से, 1000 से। तो प्रारंभिक मोल मेरे पास निकल के आ गए भैया, कितने आए 0.04, पहले मोल इतने थे, है ना। n2 में निकाल लेता हूं तो भैया m2 इंटू वी आएगा, तो m2 कितना है, m2 है मेरे पास 0.05 इंटू वी, आयतन उतना ही है 200 का 200, ये डिवाइड कर दो कितने से, 1000 से, ये तो करना ही पड़ेगा ना आपको डिवाइड, है ना। तो ये आ जाएगा कितना 0.01। आप देखो मोल हमारे पास कितने हो गए n1, 0.04 से 0.01 मोल हो गए, है ना। तो भैया कितने मोल हटाए, तो ग्लूकोज के हटाए गए मोल, तो ग्लूकोज के हटाए गए मोल, तो
तो ग्लूकोज के कितने मोल हटा दिए भैया मैंने? ग्लूकोज के मोल हटा दिए कितने? N2 माइनस N1, या N1 पहले 0.04 थे, अब 0.01 बच गए, तो 0.03 हटा दिए, तो ग्लूकोज का हटाया गया भार, तो ग्लूकोज का हटाया गया भार, कितना भार हटा दिया? 0.03 गुणा अणुभार कितना होता है इसका? 60 ग्राम होता है, तो 1.8 ग्राम जो ग्लूकोज का आपने हटा दिया, कि पहले जितना भी सॉल्यूशन था उसमें से 1.8 आपने हटा दिया। तो जो बिना आयतन को बदले आप क्या कर सकते हो भैया? 0.02 मोलर विलियन को 0.05 मोलर विलियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सिंपल सा सीधा सा काम है। और देखिएगा जरा कि और कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। टॉपिक जो है बहुत ही आसान सा है, और मोलरता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलरता पर हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हम मोलरता पर ही करेंगे, क्योंकि बाकी जितनी भी सांद्रता इकाइयां है ना, उन पर क्वेश्चन आएगा तो वो मोलरता के जैसा ही क्वेश्चन बनेगा। अगर मोलरता को प्रैक्टिस में ले लिया तो बाकी सारी चीजें तो और भी आसान हो जाएगी। इसलिए अब देखो एक छोटा सा पॉइंट हम यहां पर और पढ़ते हैं, मिश्रण का केस, है ना। पहले हम बात करेंगे केस ऑफ मिक्सचर, केस ऑफ मिक्सचर। केस ऑफ मिक्सचर, ठीक है, मिश्रण का केस, कि भाई अगर आपने क्या किया, 2 या 2 से ज्यादा विलयनों को मिला दिया, है ना, लेकिन यहां शर्त यह है कि आप जिन 2 विलयनों को मिला रहे हो समान विलय और समान विलायक वाले होने चाहिए। अलग अलग तरीके के विलय विलायक को मिलाते हो तो भी जो वो सवाल बनते हैं, लेकिन वो बाद में, पहले हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं, फिर उस पर जो वो आयनिक वाला जो। तो आप देखो जरा कि कंडीशन ऐसी है कि यदि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जनरली 2 ही होते हैं, आपके जो सवाल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे वो 2 तक आते हैं ना, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 तक आ सकते हैं मैक्सिमम, है ना। या अगर मान लो और ज्यादा जो जैसे आयनिक में क्वेश्चन बनता है तो वहां कितने भी मिला देता है, 2 या 2 से अधिक समान विलय तथा समान विलायक युक्त, समान विलायक युक्त विलयनों को मिला दिया जाए, ठीक है। क्या यार कंडीशन ऐसी है कि आपने 2 या 2 से ज्यादा समान विलायक को, मतलब विलय और समान विलायक वाले 2 विलयनों को मिला दिया, तो क्या होगी कंडीशन? मान लो ये कोई सॉल्यूशन है ना, ये है सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन ए। अभी इसकी मोलरता है भैया m1, इसका आयतन है कितना? v1। ये एक दूसरा सॉल्यूशन है, इसको मैं बोल देता हूं सॉल्यूशन बी, है ना। इसकी मोलरता है जी m2 और आयतन है इसका कितना? v2। ऐसी कोई कंडीशन है। तो जैसे मान लो इसमें 10 ग्राम चीनी है, इसमें 15 ग्राम चीनी है, अब दोनों को मिला दिया, तो मैं आपको पूछूं चीनी का नेट अमाउंट कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 10 + 15 25 ग्राम जो टोटल चीनी हो गई, है ना, ऐसे ही होगा। तो ठीक ऐसे ही यहां पर जो अगर मोलों की संख्या है n1, तो n1 बराबर क्या आया? m1 v1, और n2 बराबर क्या आ जाएगा? m2 v2, ऐसा ही होगा, सेम केस है। तो भाई अब अगर आपने दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला के मान लो एक कोई नया सॉल्यूशन बना दिया, है ना, ये अपन रिजल्टेंट सॉल्यूशन बन गया। मैं कहता हूं कि पहली बात तो इसका आयतन, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इसका कितना हो गया जी? तो टोटल वॉल्यूम आप बताओगे v1 + v2 की 2 लीटर ये 3 लीटर ये, तो टोटल कितना? 5 लीटर, ये टोटल वॉल्यूम हो गया। अब मुझे इसकी नई मोलरता ज्ञात करनी है, m ज्ञात करना है। तो मान लो मुझे नई मोलरता m ज्ञात करनी है, तो मुझे बता दो इसमें n फाइनल, अगर मुझे m फाइनल ज्ञात करना है ना, तो n फाइनल कितना हो जाएगा? n फाइनल हो जाएगा n1 + n2, ऐसा ही होगा। टोटल मोलों की संख्या कितनी? n1 + n2। और मोलरता निकालने का एक ही तरीका है अपने पास, विलय के कुल मोल डिवाइड बाय विलयन का आयतन। तो यहां पर मैं ऐसा बोलूंगा, देखो जरा कि जो नई मोलरता होगी वो क्या आएगा? n फाइनल डिवाइड बाय v फाइनल। तो मोलरता बराबर n फाइनल का मान क्या है? n1 + n2, है ना, n1 + n2, और v फाइनल का मान है v1 + v2। तो नेट रिजल्टेंट मोलरता जो आएगी, n1 की वैल्यू रख देता हूं कितनी? m1 v1 +
M2V2, ये N2 की वैल्यू आ गई डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला आपने कभी ना कभी याद जरूर किया होगा, आता कैसे है ये मैंने बता दिया। अगर मान लो 3 विलियन मिला रहा है तो ये आगे से आगे M3V3 और डिवाइड बाई V3, ये आगे से आगे जो है वो चलता जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन याद रखिएगा तभी काम में लेना है जब विलय और विलायक जो है वो क्या हो, समान हो जी, है ना। कि ये आसान सा काम है, फॉर्मूला तो जो है वो सबको आता है, लेकिन काम में कब लेना, तो तभी काम में लेंगे जब विलय और विलायक जो है वो क्या हो, समान आए। ठीक है। अगर मान लो कोई और विलय विलायक दे दिया कोई, जो है ना, मान लो एक तो ग्लूकोज मिला दिया, एक यूरिया मिला दिया और फाइनल मोलरता ज्ञात कर रहे हो, तो वो जो है वो फिर इससे नहीं होगा। फिर जो है वो हमें ग्लूकोज और यूरिया दोनों की मोलरता हम अलग अलग तरीके से ही बताएंगे। ठीक है जी। तो ये हुई एक बात। अब देखना कि क्वेश्चन अगर यहां से आता है तो कैसा क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो ये 0.2 मोलर 200 ml यूरिया तथा 0.1 मोलर 100 ml यूरिया को मिलाने पर प्राप्त परिणामी विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, है ना। एक तो जैसे ये सिंपल सा सवाल आपको पूछ लिया कि दो सॉल्यूशन मिलाए और दोनों को मिलाने पर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलता है उसका जो है वो आपको उसके लिए मोलरिटी निकालनी है। तो सिंपल सा काम है, देखो समान विलय समान विलयन है तो नेट मोलरता निकालने का तरीका M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 आ जाएगा। तो मोलरता निकालने का तरीका M1 0.2 गुणा कितना 200, M2 कितना है 0.1 इंटू कितना 100 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 200 प्लस कितना आया 100। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना आया 40, 40 और 10 कितना 50 और डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा, टोटल कितना है 300। ये कैंसिल हो गया, ये आया 1/6 मोलर। नई मोलरता कितनी आ जाएगी 1/6 आ जाएगी। सिंपल सा सीधा सा काम है ना। और देखो जरा कि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है तो और क्वेश्चन कैसे आ सकता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिएगा। तो भैया देखो सेम वैसा ही एक और सवाल, एक और क्वेश्चन कि वही है, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहा है। 0.4 मोलर 250 ml ग्लूकोज विलयन में 0.1 मोलर ग्लूकोज का कितना आयतन मिलाया जाए ताकि प्राप्त परिणामी विलयन की मोलरता 0.28 हो। तो इसके लिए आप देखो जरा कि हम तो जब भी दो सॉल्यूशन को मिक्स करेगा जिनमें समान विलय और समान विलायक हो तो हम तो यही कंसेप्ट काम में लेंगे। नेट मोलरिटी कितनी करनी है जी 0.28 करनी है। एक की मोलरता है 0.4, एक का आयतन है कितना 250 प्लस दूसरे की मोलरता करनी है 0.1, दूसरे का आयतन है मान लो V, है ना। और नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250 प्लस कितना V। खत्म बात। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.8 गुणा 250 प्लस V आया। दूसरी तरफ ये कितना आएगा भैया, ये आएगा 100 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.1 V। तो इसको सॉल्व करता हूँ 250 इंटू ये कितना आ जाएगा, या इसको 25 गुणा 2.8 कर दूं क्या, प्लस ये आया 2.8 V बराबर कितना 100 प्लस 0.1 V, है ना। और यहाँ से जो अगर मैं इसको इधर उधर कर दूं तो आप देखो 2.8 माइनस 0.1 अगर करोगे तो ये आएगा 2.7 V बराबर दूसरे तरफ आ जाएगा 100 माइनस ये आएगा 25 गुणा 2.8 और इसको सॉल्व करो, यहाँ से वॉल्यूम निकल के आएगा 120 ml, है ना। तो 120 ml आयतन जो है आप इसका मिलाओगे तो 0.28। सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है कि भाई नेट मोलरता पूछ लेगा, किसी एक की मोलरता आपको पूछ लेगा या किसी एक का आपको आयतन पूछ लेगा। इस तरीके का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। कई बार क्या करता है, इन दोनों को मिलाकर भी क्वेश्चन दे देता है कि भाई जो कंसेप्ट हमने डाइल्यूशन का पढ़ा और जो कंसेप्ट हमने मिक्सचर का पढ़ा, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। कि जैसे क्वेश्चन आपको एक अलग क्वेश्चन देते हैं ऐसा ही कि क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया 0.2 मोलर 30 ml HCl तथा 0.1 मोलर और यहां दे दिया 60 ml HCl विलयनों को मिलाकर विलयन का
कुल आयतन 100 ml कर दिया गया तो प्राप्त परिणामी विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, है ना। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पहली बात तो ये है कि दो अलग अलग सॉल्यूशंस को क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है, और फिर ये इसमें डाइल्यूशन का कंसेप्ट भी लगेगा। आप कहोगे कि सर देखो इसका 30 मिला है, इसका 60 मिला है, तो टोटल वॉल्यूम तो 90 ही हुआ, और क्वेश्चन ने बोला कि टोटल वॉल्यूम कितना कर दिया, 100 कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि पहले 30 और 60 मिलाया तो एक सॉल्यूशन बना, फिर इस सॉल्यूशन में 10 ml पानी मिला के इसका आयतन कितना कर दिया, 100 ml कर दिया, तब जाके जो है वो आपको नया जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है उसकी मोलरता पूछिए। तो पहले तो देखो मैं काम करता हूं, नेट मोलरिटी निकाल लेता हूं। तो m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 कर लेते हैं। तो भैया जी m1 पहले 0.2 गुणा 30 प्लस ये आएगा 0.1 गुणा 60, है ना, और टोटल वॉल्यूम कितना, पहले तो है 90, है ना, अब ये कितना आ गया, 6 6 12, तो 12/90। ये अभी हमारे पास ये आंसर नहीं है, ये m1 है। अब इसको तनु करके इसका आयतन कितना कर दिया, 100 कर दिया। तो अब तनुकरण का कंसेप्ट लगा देता हूं, तनुकरण करने पर तो आप देखो जरा कि अब लगाऊंगा मैं m1v1 बराबर क्या, m2v2। तो अभी जो है 12/90 थी मोलरता, अभी आयतन कितना है, अभी तो 90 है। अब नया आयतन जो है ना, इसको कितना कर दिया भैया, 100 कर दिया। ये कैंसिल हुआ अपने पास, है ना, क्या कैंसिल कर रहा हूं मैं भी। तो m2 का मान आ गया 0.12 मोलर। ये है भैया अपना फाइनल आंसर, ये आंसर जाएगा, समझे। तो कई बार जो क्वेश्चन कैसे भी वो घुमा सकता है, ठीक है ना। अब सारे जो है वो मैं यहाँ पर नहीं करवा सकता हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी वैरायटी बनती है क्वेश्चंस की वो सारी यहाँ पर कवर हो जाए, है ना। बाकी तो आपकी प्रैक्टिस पर है। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। अक्सर बच्चे जो ये क्वेश्चन पूछते भी है ना। और बात यह है कि अब तक तो हम मिला रहे थे समान विलय और समान विलायक। अब मान लो विलय अलग अलग है, एक ही सॉल्यूशन में मान लो जैसे मिला दिया ग्लूकोज यूरिया मिला दिया, एक सॉल्यूशन में जो मान लो NaCl मिला दिया, Na2SO4 मिला दिया, MgCl2 मिला दिया, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें मिला दी, है ना। और आपको हर एक की इंडिविजुअल मोलरता पूछ ली। जैसे एक क्वेश्चन से इसको हम समझते हैं कि भाई 0.2 मोलर 100 ml NaCl, 0.1 मोलर यहाँ पर दे दिया जैसे 200 ml Na2CO3 तथा 0.4 मोलर 100 ml MgCO3 को मिलाने पर प्राप्त विलयन में Na+Cl- Mg+2 तथा CO3-2 आयनों की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास कि आपको इन सब आयनों की क्या ज्ञात करनी है जी, मोलरता ज्ञात करनी है। अब आप समझो जरा, सब अलग अलग है ना, और ऐसा ही क्वेश्चन नीट पे आया हुआ है, ठीक है। अब भैया आप ये समझना कि मोलरता निकालने का एक ही तरीका है अपने पास, ठीक है, कि भाई मोलरता बराबर विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। तो यहां से अगर मैं एक तो मोल निकाल लूं तो मोल निकालूंगा तो मोलरता गुणा आयतन। दूसरा भैया कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अगर आप मोलरता बराबर N डिवाइड बाई VmL लिखते हो, ये तो लिखते ही है, अगर नीचे ml मिलेंगे तो ऊपर 1000 लगाएंगे। या फिर एक काम करो, आप नीचे ml है और ऊपर 1000 नहीं लगाना चाहते तो भैया इसको मिलीमोल लिख दो, मिलीमोल। तो मिलीमोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ml, ये एक ही बात है। मिली का मतलब 1/1000 और ml का मतलब ऊपर जाओगे तो 1000 लगाओगे तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, वही मोल बटे आयतन आएगा। तो ऊपर मिलीमोल नीचे वॉल्यूम ml में रख दो तो भी मोलरता, ये भी सही है। अगर ऊपर मोल नीचे वॉल्यूम ml में तो 1000 लगा दो, ये भी सही है। या ऊपर मोल नीचे वॉल्यूम आयतन, ये भी आयतन लीटर में होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो यहां से अगर मुझे मिलीमोल निकालने हो
तो मिलीमोल निकालने का तरीका होता है मोलरता गुणा आयतन। अब आयतन किस में लिख दो, ml में। जैसी कैलकुलेशन मोल के साथ होती है ना, वैसी मिलीमोल के साथ होती है। बस अगर ऊपर मिलीमोल लिख रहे हो तो नीचे आयतन ml में लेना है, हजार लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप समझो जरा कि ये सारे आयन कैसे मिलेंगे। तो भैया NaCl है मेरे पास, आप सोचो पानी में है तो NaCl टूटेगा कैसे, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। दूसरा मेरे पास क्या है जी, Na2CO3 है, तो पानी में है तो टूटेगा कैसे, 2Na प्लस और साथ में CO3 माइनस में टूटेगा। तीसरा मेरे पास है MgCO3, तो MgCO3 है, पानी में है तो टूटेगा कैसे, Mg प्लस 2 और साथ में CO3 माइनस 2 में टूटेगा। ये ऐसे टूटेगा सारे के सारे आयन। चलो जी ऐसे टूट गए, हो गई बात, है ना। अब आप समझो जरा कि क्या चीज गिवन है। गिवन है इसका 0.2 मोलर 100 ml, है ना। इसका गिवन है 0.1 मोलर 200 ml, है ना। और इसका गिवन है आपको 0.4 मोलर और 100 ml। देखो कई बार जो वो रिएक्शन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इसकी मोलरता इतनी, इसकी मोलरता इतनी, वो भी क्वेश्चन जो वो है इसके बाद में हम इंक्लूड कर लेंगे। तो आप इनके मिलीमोल निकाल दो सबसे पहले, मिलीमोल। तो इसके मिलीमोल कितने, मोलरता गुणा आयतन कर दो, 20 मिलीमोल है जी। इसके मिलीमोल कितने आए जी, इसके मिलीमोल मेरे पास आ गए, कितने आ गए, 20 आ गए जी। ठीक है जी, इसके मिलीमोल में ज्ञात कर लेता हूं। तो इसके मिलीमोल मेरे पास कितने आएंगे, इसके मिलीमोल आएंगे जी कितने, 40 आ गए सबके मिलीमोल। और मिलीमोल आ गए तो एक काम करते हैं, देखो इसके एक से इसका एक बनता है, इसके एक से इसका एक बनता है, तो 20 से इसके कितने बनेंगे, 20 बनेंगे। ठीक है, इसके एक से इसका एक बनता है तो इसके भी कितने बनेंगे, 20। ठीक है जी, इसके एक से इसका दो बनता है तो 20 से इसके इस बार कितने बने, 40 बने। इसके एक से इसका एक बनता है तो 20 से इसके कितने बने, 20। इसके एक से इसका एक बनता है तो 40 से इसके कितने बने, 40 बने। इसके एक से इसका एक बनता है तो 40 से इसके भी कितने बने, 40 बने। अब आपको एक एक आयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता निकालने का एक ही तरीका, ऊपर मोल डिवाइड बाय नीचे आयतन, या तो लीटर में, या ऊपर मिलीमोल नीचे आयतन किसमें, ml में, यही है। तो जैसे मान लो मुझे सबसे पहले Na प्लस की मोलरता ज्ञात करनी है पूरे सॉल्यूशन में। अब ये सारी चीजें एक ही सॉल्यूशन में, आप ये याद रखना, ये सब कुछ एक ही सॉल्यूशन में, सब एक ही सॉल्यूशन में। मुझे बता दो, सबको मिला दिया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 प्लस 200 प्लस 100, तो सबके लिए टोटल आयतन कितना है, 400। अब मान लो मुझे Na प्लस की मोलरता, मोलरता को हम स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट में जिसको प्रदर्शित करते तो वो मोलरता लिखने का तरीका होता है। Na प्लस की निकालनी है, सॉल्यूशन में चेक करो टोटल Na प्लस के मिलीमोल कितने हैं, Na प्लस, है ना। तो टोटल हो गए कितने, 40 और 20 60, डिवाइड बाय सॉल्यूशन का टोटल आयतन कितना हो गया जी, 400 हो गया, खत्म बात। 3/20, ये पूरे विलियन में Na प्लस की मोलरता, अंतिम मोलरता जो पूछा है। Cl माइनस की मोलरता, सॉल्यूशन में टोटल Cl कितने हैं जी, टोटल Cl है कितने, 20, डिवाइड बाय टोटल जो हो अपने पास आयतन कितना, वही है कितना, 40। तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/20। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन में Mg प्लस 2 की मोलरता, तो मुझे पूरे सॉल्यूशन में Mg प्लस 2 के मिलीमोल बता दो। Mg प्लस 2 के मिलीमोल है 40, 40 डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा, 400, कितना आया, 1/10। पूरे सॉल्यूशन में कार्बोनेट CO3 माइनस 2 की मोलरता पूछी है। पूरे सॉल्यूशन में मुझे कार्बोनेट के मिलीमोल बता दो कितने, 60, 20 यहाँ से, 40 यहाँ से, 60। टोटल आयतन कितना आया, टोटल आयतन आया कितना, 400। तो खत्म बात, ये भी कितना है जी, 3/20। ये काम करना है, ऐसा क्वेश्चन नीट में आया हुआ है ना, कि भाई उसमें Na2CO3 और पता नहीं 2-3 चीजें मिला के बाद में पूछा गया कि भाई अंतिम विलयन में इन आयनों की मोलरता क्या होगी। क्लियर है बात, आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। कई बार रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री में भी मोलरता को इन्वॉल्व कर लेता है। देखो एक क्वेश्चन हम इस पर करते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर जो है वो नेक्स्ट क्लास में बाकी कवर करेंगे। क्वेश्चन ये है 0.2 मोलर 100 ml NaNO3 तथा 0.1 मोलर 150 ml, ये है भैया अपने पास NaCl है, ठीक है ना, NaCl तथा 0.1 मोलर 150 ml AgNO3 को मिलाने पर AgCl का अधिकतम कितना भार प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है जी, ये है कि अधिकतम कितना भार आप
प्राप्त कर सकते हो AgCl का। तो सबसे पहले तो देखो जरा रिएक्शन हमें करवानी ही पड़ेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो पहले तो जो मैं काम करता हूँ NaCl और AgNO3 की रिएक्शन करवाता हूँ। NaCl है, साथ में AgNO3 है, रिएक्शन हुई तो क्या बना, AgCl बनेगा, साथ में NaNO3 बनेगा। हो गया। अब भैया मैं काम करता हूँ, क्या चीज़ गिवन है, तो आपको क्या दिया है, इसका दिया है 0.2 मोलर और 100 ml, इसका दिया 0.1 मोलर और 150 ml। ठीक है। अब देखो जरा स्टोइकियोमेट्री, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति से संबंधित प्रश्न है। तो कौन सा केस बन गया, दो क्रियाकारक और दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट बन गया। और लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आपको AgCl के बारे में पूछा गया है। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं मोल निकाल लेता हूं, है ना। तो मोल या मिली मोल निकाल लो, मिली मोल। जो कैलकुलेशन मोल के साथ करते हो वो मिली मोल के साथ भी कर सकते हो। इसके मिली मोल 20, मोलरता गुणा आयतन, इसके मिली मोल कितने 15। और वही बात कि भाई दिए गए मोलों की संख्या डिवाइड बाय रस समीकरण मितीय गुणांक, तो दोनों का रस समीकरण मितीय गुणांक 1-1 है। तो भैया यहां पर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये LR हो गया। कहने का मतलब ये रिएक्शन में कितना हो जाएगा, 0, ये तो बच जाएगा। अब इसके 1 के साथ इसका 1 काम में आता है, तो 15 के साथ इसके 15 काम में आएंगे, ये 15 0 हो गया, इसके 5 बच गए। ठीक है। तो भैया खत्म बात, इसके 1 से इसका 1 बनता है, तो मैं बोलूंगा इसके प्राप्त मिलीमोल, है ना। 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो 15 मिलीमोल से कितने मिलीमोल मिलेंगे, 15। तो प्राप्त मोल कितने मिलेंगे, प्राप्त मोल तो ये आ जाएंगे 15/1000। ये लो जी, है ना, कि इसके इतने मोल जो है वो मुझे मिलेंगे। कर दिया काम, हो गया, खत्म बात, है ना। तो इसके इतने मोल मिलेंगे, तो अधिकतम प्राप्त भार कितना होगा, अधिकतम प्राप्त भार, तो ये हो गया भैया 15 डिवाइड बाय 1000, ये तो मोल, गुणा कर दो 143 पॉइंट कितने से 5 से, तो 143.5 से गुणा करोगे तो 15 गुणा 0.1435 ग्राम। यही अपना क्या है जी, आंसर है। इस तरीके से आपको सवाल को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। आई होप मेरी बातें आपके जो वो सारी अच्छे से समझ में आई होगी। स्टोइकियोमेट्री मोलरता का ये रिलेशन होता है। अगली क्लास में जो है ना हम बात करेंगे कुछ और सवाल लेके, या फिर जो है वो अगली जो सांद्रता इकाई है, नॉर्मलता हम यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, फॉर्मलता हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली हम मोललता पर आएंगे। फिर मोललता और मोलरता को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, ये सारी बातें अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छे समझ में आई होगी। आपके मॉड्यूल में आप जहाँ पर भी जिस भी सोर्स को सॉल्व कर रहे हैं, कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले सॉल्व करने के लिए, वो सॉल्व कीजिए, उन पर प्रैक्टिस कीजिए। किसी तरीके का कोई सवाल और डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं जल्दी ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।